वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में जनरल एक्सेप्शंस हमने कंटिन्यू किए थे। जो चैप्टर 3 है आपका बीएनएस का, चैप्टर 2 हम ऑलरेडी पनिशमेंट का कंप्लीट किया। उससे पहले प्रिलिमिनरी चैप्टर तो हमने पढ़ा ही था, जिसमें डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट वाला सारा कुछ पढ़ा हमने। तो जब हम जनरल एक्सेप्शंस कर रहे थे तो हमने पढ़ा कि सेक्शन 14 से लेके 44 तक जो चैप्टर 3 है वो जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। और उसमें कुछ एक सेक्शंस हमने कवर कर लिए थे 14, 15, 16, 17 तक, जिसमें एक्ट डन बाय पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, या फिर एक्ट डन बाय पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, फिर एक्ट ऑफ जज हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि वो सारे एक्ट्स जो किए जाते हैं परसुएंट टू एनी जजमेंट और ऑर्डर, वो सारा कुछ जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा था। पिछली क्लास में हमने ये कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेक्शन 18 से ऑनवर्ड्स। तो सेक्शन 18 को भी पढ़ेंगे। सेक्शन 18 किस चीज से डील करता है? सेक्शन 18 जनरल एक्सेप्शन में डील करता है एक्सीडेंट से मेनली। यानी कि जब किसी पर्सन से कोई एक्ट होता है और वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर जाता है, प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर देता है कि इस पर्सन ने ये एक्ट किया है और ये बीएनएस के इस सेक्शन के रिगार्डिंग या फिर किसी भी लॉ में, क्योंकि चैप्टर 3 का हमने पढ़ा था कि ऑफेंस की एक ब्रॉड डेफिनेशन हमने चैप्टर 3 के लिए की थी कि चैप्टर 3 की जब बात आती है तो ऑफेंस में सब कुछ इंक्लूडेड है, वो सारा कुछ भी जो बीएनएस में पनिशेबल है और वो भी सब कुछ जो किसी स्पेशल या लोकल लॉ में पनिशेबल है। तो जब भी हम चैप्टर 3 में ऑफेंस वर्ड यूज करेंगे तो वो सिर्फ बीएनएस पे अप्लाई ना होके बाकी सभी स्पेशल और लोकल लॉज पे लगेगा। जो भी सब्सटेंटिव लॉज हैं, जो भी किसी भी क्राइम की डेफिनेशन देते हैं, किसी भी ऑफेंस की, या फिर किसी चीज के रिगार्डिंग पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन सारे लॉज में हम बीएनएस की चैप्टर 3 की जब हम बात करेंगे तो ऑफेंस की और क्राइम की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाती है। तो सेक्शन 18 बात कर रहा है कि जब किसी ने कोई एक्ट किया और प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट कर जाएगा किस पे? डिफेंस पे। अब डिफेंस पे हमने पढ़ा कि सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है कि जनरल एक्सेप्शंस की जो प्रूव करने की लायबिलिटी होती है, जो बर्डन होता है, वो किस पे रहेगा? डिफेंस पे रहेगा। उल्टा कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रिज्यूम करके चलता है कि अब्सेंस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस था, यानी कि वहां पे कोई भी जनरल एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं था। अब अगर किसी भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करना है, किसी भी सेक्शन का इनमें से अगर डिफेंस चाहिए डिफेंस को, तो अक्यूज्ड को क्या करना पड़ेगा? अक्यूज्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल कर रहा हूं और मुझे ये डिफेंस मिलना चाहिए। हो सकता है वो प्राइवेट डिफेंस हो कि मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया, या फिर इनमें से जो मिसलेनियस काइंड ऑफ प्रोविजंस दे रखे हैं 14 से 34 तक, इनमें से भी कोई सेक्शन में फॉल कर सकता है। तो सेक्शन 18 की बात कर रहा है एक्सीडेंट की। अब जब सेक्शन 18 की वर्डिंग पे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के, तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग होगी नथिंग इज एन ऑफेंस। ओपनिंग जो वर्ड्स होंगे मोस्ट ऑफ द सेक्शंस के जनरल एक्सेप्शंस में नथिंग इज एन ऑफेंस से शुरू होंगे। इसका मतलब ऑफेंस की कैटेगरी से निकाल रहे हैं किसको? जब इस तरह से कोई एक्ट किया गया, ठीक है। तो उसी तरह से सेक्शन 18 में स्टार्ट होता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। दो वर्ड यूज होते हैं इस सेक्शन में, पहला एक्सीडेंट और सेकंड है मिसफॉर्चून, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझनी है, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून अगर एक ही सेक्शन में और इवन एक ही लाइन में अगर कोई दो वर्ड यूज हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि उनका वन एंड द सेम मीनिंग है, तो एक मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग हमारी। क्योंकि ऐसा है, अगर दोनों का सेम ही मीनिंग होता तो एक्सीडेंट से काम चल सकता था। क्योंकि जब भी लॉ बनाया जाता है तो वो इतना कोई एग्जॉस्टिवली नहीं बनाया जाता कि एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारे कुछ वर्ड्स अटैच कर दिए जाए। तो अगर वर्ड यूज हुआ है एक्सीडेंट और दूसरा है मिसफॉर्चून, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एकदम से अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना, ठीक है, जो आपकी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग थी उससे परे था, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी हो सकता है, और उसकी वजह से अगर कोई एक्ट कोज हो जाता है तो वो एक्सीडेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। सेकेंड वर्ड यूज हुआ मिसफॉर्चून। देखा जाए तो एक्सीडेंट एक जीनस है और मिसफॉर्चून उसी का एक स्पीसी ठीक है तो ये काइंड ऑफ एक्सीडेंट से। लेकिन मिसफॉर्चून में क्या होता है? किसी ना किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस होता है। एक्सीडेंट कैसे? जैसे कि चलते हुई गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो जाना, ये एक्सीडेंट है। लेकिन मिसफॉर्चून क्या है कि चलती हुई गाड़ी के सामने एकदम से कोई बच्चा आ जाए, ये मिसफॉर्चून है। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होना जरूरी नहीं है, होता नहीं एक्सीडेंट में।
वैसे ब्रॉडली अगर देखें तो एक्सीडेंट और मिस फॉर्चून एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन मिस फॉर्चून में स्पेसिफिकली किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर होना जरूरी है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मिस फॉर्चून। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई एक्ट किया गया जो हुआ एक्सीडेंट की वजह से या फिर मिस फॉर्चून की वजह से, सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, जिससे वो एक्ट हुआ है, जो अक्यूज्ड है या जिसके खिलाफ मतलब ऑफेंस प्रूव कर दिया प्रोसिक्यूशन ने, उसकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज थी नहीं उस काम को करने की। क्लियर है? इन डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर एंड बाय लॉफुल मीन्स। तो जब डिफेंस अपना लेके आएगा, जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस अक्यूज्ड पर्सन लेके आएगा, तो सबसे पहले तो वो ये चीज प्रूव करेगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई मिसफॉर्चून हुआ, पहली चीज। सेकंड चीज वो ये प्रूव करेगा कि वहां पे अब्सेंस थी किसकी, किसी क्रिमिनल इंटेंशन की या क्रिमिनल नॉलेज की। मैंने ऐसा कुछ चाहा ही नहीं कि ये एक्ट मेरे से हो, कोई डिजायर नहीं थी। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, प्लस मेरी नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक्सीडेंट होता क्या है, एक्सीडेंट होता है अनएक्सपेक्टेड, जैसा आपने सोचा ही नहीं था। अगर आपकी नॉलेज में कोई चीज है तो एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। तो सेकंड चीज जो प्रोसिक्यूशन ने सॉरी डिफेंस ने प्रूव करनी है, वो ये करनी है कि मेरी वहां पे कोई कल्पेबल मेंसरिया नहीं थी, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी उस एक्ट को कोज करने की। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर एंड बाय लॉफुल मीन्स। जिस काम को करते टाइम वो एक्ट कोज हुआ है, पर्टिकुलर एक कोई काम कर रहा था वो पर्सन जो अक्यूज्ड है, और उस काम को करते टाइम कोई एक्सीडेंट हुआ है, मिसफॉर्चून हुआ है, तो जिस एक्ट की वजह से डायरेक्टली वो काम हुआ है, वो ऑफेंस हुआ है, वो एक्ट जो आप कर रहे थे वो लॉफुल एक्ट था। आप रोड से गाड़ी से जा रहे थे, लॉफुल है, ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहा होगा और आप गाड़ी चला के ले जा रहे हैं, इसमें कुछ भी अनलॉफुल नहीं है। सेकेंड चीज, आप लॉफुल मैनर से वो काम कर रहे थे, आप नेग्लिजेंट नहीं थे, ठीक है, कुछ इलीगल तरीके से कोई काम नहीं कर रहे थे। एंड बाय लॉफुल मीन्स, आपके काम के करने के जो तरीके थे, मीन्स मतलब काम को करने का जो एक वे था, वो भी आपका क्या था, लॉफुल था। ठीक है, तो एक्सीडेंट वाला डिफेंस लेने के लिए डिफेंस को क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? सबसे पहले वो काम जो हुआ है, जो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, जो उसके खिलाफ प्रूव हुआ है अक्यूज्ड के, वो बाय एक्सीडेंट या बाय मिसफॉर्चून हुआ है, पहली चीज। सेकेंड चीज, वहां पे एब्सेंस ऑफ कल्पेबल मेंसरिया थी, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज हुआ है। और थर्ड चीज है कि जिस वजह से वो एक्ट हुआ है, जिस वजह से वो ऑफेंस कमिट हुआ है, वो जो काम आप कर रहे थे वो लॉफुल एक्ट था, लॉफुल मैनर से किया जा रहा था और विद लॉफुल मीन्स किया जा रहा था। ठीक है, और जो लास्ट चीज है, विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन, यानी कि कोई नेग्लिजेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब क्या होता है कि आपको पता है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो रखे हैं और फिर आप गाड़ी को चला के लेके जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन किया हुआ काम था? नहीं। तो ये तीन चार चीजें जो है एक्सीडेंट के डिफेंस से पहले किसको प्रूव करनी पड़ेंगी? अक्यूज्ड को प्रूव करनी पड़ेंगी। क्लियर है यहां तक? अब एक्सीडेंट के केसेस में मैंने कहा कि लॉफुल एक्ट कर रहा था वो इंसान, ठीक है। अब ये एक्ट कौन सा है? एक्ट हम वो देखेंगे जिससे जो मेन ऑफेंस है, जिसका इल्जाम उस पे अक्यूज्ड पे लगा हुआ है, जो उसके अगेंस्ट प्रूव हुआ है कि इस पर्सन ने ये पर्टिकुलरली ऑफेंस किया है, तो वो ऑफेंस जिस एक्ट से हुआ है वो मेन एक्ट हमने देखना है कि लॉफुल था या नहीं था। क्लियर है? अब चलते चलते मैंने कहा कि गाड़ी के एकदम से ब्रेक फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो एक एक्सीडेंट है, उससे अगर किसी को चोट पहुंचती है, कोई हार्म होता है, किसी की डेथ भी इवन हो जाती है, आप नेग्लिजेंट नहीं थे, आप एक ऐसा नहीं था कि ओवर स्पीडिंग आपने कर रखी है, सडनली गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उससे किसी को अगर कोई नुकसान होता है, तो ठीक है, वहां पे एक्सीडेंट का डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कुछ भी एक कोई पशु आ जाता है, एकदम से कोई बच्चा आ जाता है और आपने हल्की सी गाड़ी इधर उधर की, गाड़ी का कंट्रोल चला गया और जाके किसी को उसने हर्ट कर दिया, या फिर ऐसा हुआ कि मतलब किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उन केसेस में भी क्या होगा, एक्सीडेंट का कंप्लीट डिफेंस मिल जाता है, अगर ये सारी चीजें हम प्रूव कर देते हैं तो। ठीक है, क्लियर है? अब एक बहुत टेक्निकल सा एग्जाम्पल आता है जो केडी गौड़ की बुक में भी दिया हुआ है, और उस पे ये लॉर्ड मेकोले, उनका एक जजमेंट है। होता क्या है कि एक कोई पर्सन है और वो पब्लिकली, मतलब एक पर्सन तो क्या, वो थीफ है, ठीक है, वो चोरी करता है और ऐसे ही वो कहीं भीड़ में गया हुआ होता है या फिर कहीं पे भी गया है, और उसने चोरी करने के लिए किसी की पॉकेट में हाथ डाला, ठीक।
अब सामने वाले की पॉकेट में उसने चोरी के लिए हाथ डाला, वो उसमें से पैसे चुराना चाहता है, कोई वैल्यूएबल चुराना चाहता है। होता क्या है कि उसकी पॉकेट में एक पिस्टल है जो लोडेड पिस्टल है और अनलॉक्ड पिस्टल है। ठीक है, जैसे ही पॉकेट में उसने हाथ डाला पिक पॉकेटर ने, तो उसका ट्रिगर प्रेस हो जाता है और गोली चल के और उस पर्सन की डेथ हो जाती है जिसकी पॉकेट से वो चोरी करना चाह रहा था। अब इस केस में उस थीफ के अगेंस्ट मर्डर के चार्जेस लगते हैं। वो जैसे ही उसका ऑफेंस प्रूव होता है, प्रोसिक्यूशन ने उसको बता दिया कि इसके हाथ से गोली चली है और ये चोरी कर रहा था, ऐसे से पॉकेट में हाथ डाला और गोली चली और उस पर्सन की डेथ हो गई। अब जो पिक पॉकेटर है वो डिफेंस लेके आता है सेक्शन 18 बीएनएस का, ठीक है, या फिर आपका सेक्शन 80 आईपीसी का। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ठीक है, मैं गलत काम कर रहा था, मैं चोरी कर रहा था, लेकिन जो डेथ हुई है एक्चुअल में डेथ किससे कमिट हुई है, किलिंग हुई है, वो शूटिंग से हुई है, पिस्टल चलने से हुई है, फायर हुआ है। ठीक है, तो क्या एक्चुअल में वो पर्सन जिसके हाथ से अनलॉक्ड पिस्टल का ट्रिगर प्रेस हुआ है, क्या वो पर्सन एक्चुअल में डेथ कॉज करना चाह रहा था? क्या उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज थी? हम देखेंगे सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू डेथ या विद रेस्पेक्ट टू दैट मर्डर। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसके दिमाग में किसी तरह का भी कोई मेंसरिया नहीं था कि मैंने इस सामने वाले पर्सन को मारना है। पहली चीज ये उसने प्रूव कर दिया। सेकंड चीज, बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून हुआ है, ऐसा तो नहीं था कि उसने उसको मारने के लिए ट्राई किया था। ठीक है, उसने जैसे ही पॉकेट में हाथ डाला, ये एक एक्सीडेंट था कि उसके विदाउट नॉलेज उसके पॉकेट में पिस्टल है, लोडेड पिस्टल है, अनलोक्ड पिस्टल है। थर्ड चीज उसने प्रूव करी क्या, अब ऑब्जेक्शन जो आया वो इस चीज पे आया कि क्या वो लॉफुल एक्ट कर रहा था, क्या वो लॉफुल मैनर से कर रहा था, क्या लॉफुल मीन से कर रहा था। अगर ब्रॉडली मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी ये कहेंगे कि वो लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो चोरी कर रहा था। क्या चोरी करना एक लॉफुल एक्ट है? नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि हमने सिर्फ वो एक्ट देखना है जिससे एक्चुअल में मर्डर कोज हुआ है। ठीक है, क्या मर्डर के रिगार्डिंग वो कुछ भी अनलॉफुल कर रहा था? क्या वो साथ में खुद से पिस्टल लेके आया, अनलॉक्ड पिस्टल लेके आया और उससे फायर हुआ? नहीं। इवन उसको नॉलेज भी नहीं थी कि सामने वाले की पॉकेट में कोई ऐसा भी कोई वेपन भी हो सकता है, पिस्टल भी हो सकती है जो कि अनलॉक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड मैकोले ने लिखा है कि इस पर्सन को पूरा का पूरा एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा। उस पे चोरी के चार्ज लग सकते हैं, उस पे अटेम्प्ट के चार्ज लग सकते हैं, अटेम्प्ट टू थेफ्ट के, क्योंकि एक्चुअल में चोरी तो हुई नहीं, किलिंग हुई है। और किलिंग के रिगार्डिंग अगर सिर्फ हम उस मर्डर के पर्सपेक्टिव को देखें तो ना तो वो कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, ना अनलॉफुल मैनर से कर रहा था, ना अनलॉफुल मीन से कर रहा था, ना ही उसकी कोई मेंसरिया थी इस रिगार्डिंग। और ये जो कुछ भी हुआ, ये जो किलिंग हुई है वो बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून हुई है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। का मतलब है उसने तो उस वे में कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाई। ऐसा तो नहीं है कि उसको आइडिया था कि यहाँ पे पिस्टल हो सकती है और फिर भी उसने उस ट्रिगर को प्रेस करने की कोशिश की हो। ठीक है, तो इन केसेस में इवन उस पिक पॉकेटर को, उस थीफ को भी क्या मिल जाएगा, एक्सीडेंट का डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि जिस एक्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो यहाँ पे लॉफुल एक्ट लिखा है, वो एक्ट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक्ट को देखेंगे आप ये देखेंगे कि जिस ऑफेंस का उसके ऊपर चार्ज लगा है उसका एक्ट सीरियस क्या है। उसका एक्ट सीरियस है क्या? उसका एक्ट सीरियस एक्चुअल में किलिंग है। और किलिंग को करते टाइम क्या उसने कोई अनलॉफुल मीन्स, वो खुद से कोई अनलॉफुल तरीके से कोई वेपन लेके आया हो? ऐसा नहीं है। या फिर उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज रही हो कि मैं इसको मारना चाहता हूँ? कुछ भी नहीं। तो सेक्शन 18 के जितने भी पर्सपेक्टिव थे वो सारे वो सेटिस्फाई कर सकता है और उसको कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा किसका, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून का। क्लियर है ये डिफेंस? ठीक है, ये एक्सीडेंट का सेक्शन आपका सेक्शन 18 में है, पहले ये सेक्शन 80 आईपीसी में फॉलो करता था। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 19, दैट इज डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। अब सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एक लीगल मैगजीम है, क्वोड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, जिसका मतलब है नेसेसिटी नोज नो लॉ। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर कोई एक्ट इमेंस नेसेसिटी के केस में किया जाता है तो वहां पे भी जो अक्यूज्ड है, जिसके हाथ से वो ऑफेंस हुआ है, उसको कंप्लीट डिफेंस मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये सारी कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर देंगे। क्लियर है? तो पहली कंडीशन क्या है? सेक्शन 19 क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। पहली जो चीज है वो ये है कि आपको नॉलेज थी
यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सीडेंट के केस में कि सामने वाले की ना तो क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए ना क्रिमिनल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन नेसेसिटी वाले केस में डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। जो अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ ऑफेंस प्रूव हुआ है कि इसने किया है, और जो डिफेंस सीख कर रहा है, उसको नॉलेज थी कि मैं इस तरह से एक्ट कर रहा हूं कि ये वाला ऑफेंस होने वाला है, लेकिन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। नॉलेज थी, इंटेंशन नहीं थी। स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने पढ़ा था इंटेंशन और नॉलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। एक ब्लैक मेंसरिया, दूसरी ग्रे मेंसरिया। ठीक है, ये बहुत लाइटर काइंड ऑफ मेंसरिया हो जाती है। इंटेंशन के कंपैरिजन में नॉलेज लाइटर मेंसरिया है। तो यहाँ पे नॉलेज तो थी कि ये ऑफेंस होने वाला है, ठीक है, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसकी डिजायर नहीं थी कि वो करना चाह रहा है, बट सिचुएशन ऐसी थी कि उसको पता है कि ये मैं कर रहा हूं और इस तरह से करूंगा तो ये ऑफेंस होगा, लेकिन नेसेसिटी थी। क्या नेसेसिटी थी? पहली चीज तो जो उसने ऑफेंस किया, सेक्शन 19 में हमने क्या करना है, सेक्शन 19 में हम दो चीजें कंसिडर करके चलेंगे, एक होगा हार्म 1 और दूसरा होगा हार्म 2। ठीक है, इस पर्सन ने क्या किया है, एक हार्म 1 था जो बड़ा हार्म था, चाहे वो पर्सन का है और चाहे वो प्रॉपर्टी का था। ठीक, इस हार्म को बचाने के लिए उस अक्यूज्ड ने, जिसके खिलाफ ये ऑफेंस प्रूव हुआ है, क्या किया है, उसने कोई दूसरा हार्म किया है। एक को बचाने के लिए दूसरा हार्म किया। क्या कहता है, फॉर पर्पज ऑफ इवेडिंग और प्रिवेंटिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि गुड फेथ में किया। अब गुड फेथ का क्या मतलब है, मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए 3 और बच्चों का मर्डर कोज कर दिया, क्या ये गुड फेथ में किया हुआ एक्शन है? नहीं। ठीक है, मैंने खुद की फैमिली को बचाने के लिए, अपने घर को आग से बचाने के लिए मैंने 5 और लोगों को जलने दिया, क्या ये गुड फेथ में किया हुआ काम है? नहीं है। ठीक, तो गुड फेथ का मतलब क्या है? गुड फेथ का मतलब है आप ये देखेंगे कि जो मैं एक्ट कर रहा हूं, जो हार्म 2 में कोज कर रहा हूं, क्या वो इस तरह का हार्म है कि वो हार्म 1 को बचाने के लिए अगर किया जाए तो ये एक्शन मेरा जस्टिफाइड एक्शन रहेगा। ठीक है, गुड फेथ का यही मतलब है। सेकेंडली, इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिकली अटैच भी कर दी सेक्शन 19 में। एक एक्सप्लेनेशन है, वो क्या कहती है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्या है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? कि वेदर द हार्म प्रिवेंटेड जस्टिफाइज हार्म डन, कि जो हार्म आपने कॉज किया है और जिस दूसरे हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया है, क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है आपके कंडक्ट को? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो मतलब कहीं किसी रास्ते से जा रहा है सी के थ्रू। ठीक है, वो एक शिप में सवार है जिसमें ऑलरेडी 150-200 लोग बैठे हुए हैं, और इधर से सामने से एक दूसरी शिप आ रही है जिसमें इक्वली लोग हैं, मतलब 200-250 लोग उसमें भी सवार हैं, और इधर से एक बोट आ रही है जिसमें 5-6 लोग हैं। अब जो पहली शिप थी वो इस कंडीशन में है कि अगर उसको रास्ता क्रॉस करना है तो या तो उस शिप के साथ कोलिजन होगा उसका, या फिर बोट के साथ होगा। तो एक जनरल आदमी, एक रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन अगर गुड फेथ में काम करेगा तो क्या करेगा? तीसरा तो ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। अगर उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन है कि वो दोनों को बचा सकता है तो ऑब्वियसली उसको दोनों को ही बचाना चाहिए। अगर बोट को हार्म कोज करता है तो वो भी ऑफेंस है, और अगर शिप को करता है तो भी ऑफेंस है। क्लियर है? लेकिन सिचुएशन ये है कि एक के साथ तो उसका कोलिजन होगा ही होगा। उसको मतलब इस तरह के ट्रैप में पहली चीज तो ये है कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप सोच सकें। अगर इतना टाइम ही नहीं है और सडनली कोई चीज सामने आ जाती है तो वो तो एक्सीडेंट के केस में आ जाएगा। जब भी सेक्शन 19 की बात आएगी, एक्सीडेंट का और नेसेसिटी का यही फर्क रहेगा कि यहाँ पे आपके पास सोचने का टाइम है ही नहीं, एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। ठीक है, जैसे कि इसके साथ इलस्ट्रेशन अटैच है कि कोई एक आदमी कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, उसने प्रॉपरली चेक किया था कि ठीक है ये सही से काम कर रही है, और जैसे ही वो उस कुल्हाड़ी का यूज करता है किसी टिम्बर पे, किसी पेड़ पे, तो एकदम से जो उसका हेड है वो फ्लाई ऑफ कर जाता है और जाके किसी की गर्दन पे लग जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो वहां पे उसके पास सोचने का टाइम नहीं है कि मैं इस इंसान को बचाऊं और दूसरा हार्म कोज कर लूं। ठीक, वो तो एक्सीडेंट का केस है। लेकिन जैसे ही सेक्शन 19 की बात आएगी तो दो सिचुएशन होती हैं, और जिसमें से आपके पास एक टाइम है कि आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सी सिचुएशन को प्रेफर करूं। और वहां पे अगर किसी पर्सन ने एक हार्म को, बड़े हार्म को बचाने के लिए अगर कोई छोटा हार्म कोज किया है तो वो जस्टिफाइड एक्शन है, सेक्शन 19 के डिफेंस में आ जाएगा।
उसको नॉलेज है कि अगर मैं शिप को बचाऊंगा तो मुझे बोट को टॉपल डाउन करना पड़ेगा, नॉलेज है उसको। लेकिन क्या उसकी इंटेंशन ये थी कि मेरे को 5-7 लोग तो मारने ही मारने हैं, तो ठीक है मैं बोट को मतलब पलट देता हूँ और इधर शिप को बचा लेता हूँ। नॉलेज थी कि ऐसा होगा, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मुझे कुछ लोगों को मारना ही है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कोज हार्म। ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन में अब भी है कि बोट को टकराएगा, क्या पता वो कोशिश तो ये भी करे कि मैं बोट को बचा लूं, लेकिन फिर भी सिचुएशन इस तरह की है कि दोनों में से एक के साथ तो कोलाइड होगा ही होगा। तो उसने बोट को पलट दिया और शिप को बचा लिया, क्योंकि वहां पे 200-250 लोगों की जान बच रही है और यहाँ पे सिर्फ 5-6 लोगों की जान बच रही है। अगर वो बोट को टकराने के बजाय और शिप से टकरा जाता है और उसमें 200 लोगों की डेथ हो जाती है, तो क्या आप कहेंगे जस्टिफाइड एक्शन था? क्या आप कहेंगे कि ये गुड फेथ में किया हुआ काम था? ठीक। तो हार्म 1 और हार्म 2 में सबसे पहले ये कहा गया एक्सप्लेनेशन में कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि जो हार्म आपने कोज किया है और जो हार्म आपने प्रिवेंट किया है, क्या आपका एक्शन जस्टिफाइड है? मतलब जो हार्म प्रिवेंट किया है वो हार्म बिगर होना चाहिए किससे, जो आपने कोज किया है उससे, तभी सेक्शन 19 में नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहली चीज, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, गुड फेथ में किया हुआ होना चाहिए, और फॉर पर्पज ऑफ इवेडिंग और प्रिवेंटिंग अदर हार्म टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। क्लेरिफिकेशन के लिए एक्सप्लेनेशन अटैच कर दी गई है, अदरवाइज जो चीज एक्सप्लेनेशन कहना चाह रही है वो सिर्फ गुड फेथ की इंटरप्रिटेशन में भी आ जाती, स्पेसिफिकली कहने की जरूरत भी नहीं थी। गुड फेथ का मतलब क्या है? आप एक रीजनेबल पर्सन का दिमाग लगा रहे हैं, और रीजनेबल पर्सन का दिमाग क्या कहता है कि बड़े हार्म को बचाने के लिए ही छोटा खोज करो। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या होता है कि एक सिचुएशन मान लो ऐसी है कि दो एक्ट हैं और एक में आप खुद को प्रिवेंट करने के लिए दूसरे को हार्म कोज कर रहे हो, तो उस केस में क्या सेक्शन 19 का डिफेंस आएगा? यानी कि जहां पे बात हो रही है प्राइवेट नेसेसिटी की, जो आप तक ओरिएंटेड है, और दूसरी है पब्लिक नेसेसिटी। तो जहां पे प्राइवेट नेसेसिटी वर्सेस पब्लिक नेसेसिटी का कॉन्फ्लिक्ट है कि आपने खुद को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए आपने 6 और लोगों को मार दिया, और फिर आप कहें कि ये मेरी जिंदगी का सवाल था इसलिए मैंने ऐसा किया, तो क्या उसका डिफेंस, नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है? यानी कि प्राइवेट नेसेसिटी वर्सेस पब्लिक नेसेसिटी में पब्लिक नेसेसिटी प्रिवेल करेगी। बहुत लैंडमार्क जो केस है या अथॉरिटी कहें इस सेक्शन पे, वो है क्वीन वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफन 1884। होता क्या है कि कुछ लोग हैं जो सी के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे और कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, मिसफॉर्चून होता है कि वो उसमें समुद्र में डूबने लग जाते हैं, उनको एक अचानक से बोट मिल जाती है और उस बोट के जरिए वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। अब उस बोट में वो 4 लोग सवार हैं मेनली, जिनमें से कोई एक माइनर बच्चा है जो 14-15 साल का है, और बाकी 3 अडल्ट है, मेच्योर है। अब उनको उस आइलैंड पे रहते हुए 10-12 दिन हो जाते हैं, उनको खाने को कुछ मिलता नहीं है। 12 दिन के बाद उनके पास पीने को पानी भी नहीं है, अगर बारिश हो जाती है तो उनकी प्यास बुझ जाती है, अदरवाइज जो सी वाटर है वो तो ड्रिंकेबल है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, जब वो भूख से बहुत कमजोर फील करने लग जाते हैं तो वो ये सोचते हैं, अब जो छोटा बच्चा है, जो उनमें माइनर पर्सन है या फिर जो मतलब 13-14 साल का जो एक किशोर बच्चा आप ये कहें, वो जो उनके साथ है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है भूख से और प्यास से, यानी कि वो इस सिचुएशन में है कि उसकी डेथ हो सकती है स्टारवेशन से, लेकिन मरा नहीं है अभी। तो जो बाकी 3 लोग हैं, ड्यूडले, स्टीफन और ब्रुक, वो ये इनमें से एक कहता है कि चलो इसको मार लेते हैं, ठीक है, ये कमजोर तो वैसे भी हो गया। तो ब्रुक मना कर देता है और बाकी 2 लोग एग्री करते हैं, लेकिन फिर ब्रुक मना कर देता है कि ऐसा नहीं करेंगे। और 1-2 दिन बाद उनके दिमाग में फिर से यही आइडिया आता है, फिर से ब्रुक मना करता है, तो ब्रुक को कहते हैं कि आप सो जाइए, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उस लड़के को, उस माइनर बच्चे को मार देते हैं, उसका ब्लड पी के वो अपनी पानी की पूर्ति करते हैं, उसका फ्लैश खा के वो भूख मिटा लेते हैं। ठीक है, थोड़े दिन बाद उनको कोई 4-5 दिन बाद वो उस बच्चे के सहारे, उसके मांस और खून के सहारे वो जिंदा रहते हैं। उसके बाद उनको कोई वे आउट मिल जाता है, कोई ऐसी बोट आ जाती होगी या शिप आ जाती है जिसके थ्रू उनको बचा लिया जाता है, वो चले जाते हैं। उसके बाद उनपे चार्ज लगते हैं मैनस्लॉटर के, यानी कि काइंड ऑफ मर्डर के। अब ये जो लोग हैं, इनका डिफेंस ये आता है कि पहली चीज तो नेसेसिटी थी कि हम सारे के सारे स्टारवेशन से मरने वाले थे,
और जो बच्चा है उसके बाद हम 4 या 5 दिन उस बच्चे के सहारे जिंदा रहे, उसकी डेड बॉडी को खा के पी के जैसे भी। तो अगर हमने ये ना किया होता तो वो तो वैसे भी मर जाना था, क्योंकि वो इस सिचुएशन में था ही नहीं कि वो 4-5 दिन और निकाल पाता। और हमने क्या किया है, उस एक को मार के बाकी हम 3 लोगों की हमने जान बचाई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सीख करते हैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। क्या ये डिफेंस अलाउड रहेगा? तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि ये डिफेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और की जीवन नहीं ले सकते, चाहे वो नेसेसिटी ही क्यों ना हो। क्लियर है? अगर आपको नेसेसिटी लग रही थी तो कोई ऐसा लोट निकाला हुआ आपने, या फिर किसी तरह से ऐसे किया हो कि रैंडम उनमें से किसी का भी नंबर आ सकता है। आपने क्या किया कि 3 बड़े लोगों ने मिलके एक छोटा बच्चा जो वल्नरेबल सिचुएशन में है, उसकी सिचुएशन का फायदा उठा के विदाउट कंसेंट उसको मार दिया। ये नेसेसिटी का डिफेंस नहीं। हालांकि यहाँ पे कोर्ट ने सिर्फ 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट देके छोड़ दिया था, लेकिन वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर गया था, उनको डिफेंस नहीं मिला। जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस तो ये होता ना कि कंप्लीट इम्यूनिटी हो जाती है उनको पनिशमेंट से। यहाँ पे उनको 6 महीने की सजा देके छोड़ दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर कहा गया कि प्राइवेट नेसेसिटी प्रिवेल नहीं करेगी किस पे, पब्लिक नेसेसिटी पे। या फिर आप दूसरे की जीवन नहीं ले सकते खुद का जीवन प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? ये बहुत लैंडमार्क केस है और ये जजमेंट भी पढ़ने लायक है, क्वीन वर्सेस जूडली एंड स्टीफन। एक दूसरा केस आता है यूएस वर्सेस होम्स 1842। ये भी इंग्लिश केस है। इसमें क्या होता है कि कोई बोट है या शिप है जो भी है, वो ओवरलोडेड हो जाती है और जाके समुद्र में कोई तूफान आता है या कुछ भी होता है और वो डूबने लग जाते हैं। डूबने लग जाते हैं तो जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, सिर्फ क्रू मेंबर्स हैं या फिर कैप्टन वगैरह जो भी हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि इसका वजन थोड़ा घटाया जाए ताकि बाकी लोग बच जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को उठा उठा के समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया और 14-15 लोगों की उन्होंने डेथ खोज कर दी। ठीक, खुद वो वहां से बच के निकल आते हैं। उसके बाद उनपे भी चार्जेस लगते हैं कि आपने मल्टीपल मर्डर्स कोज किए हैं। अब वो भी क्या करते हैं, सेक्शन 19 का डिफेंस सीख करते हैं, या फिर सेक्शन 81 आईपीसी का कह लो आप। तो ये उसमें उस केस में भी कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ये कहता है कि आपने क्या किया, क्रू मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ लोगों को उठा के समुद्र में फेंक देते हैं ताकि आपकी जो बोट है या शिप है उसका वजन घट जाए। तो ये भी एक अनजस्टिफाइड एक्शन था। ये जस्टिफाइड कब होता? ठीक है, आपने कहा कि 200 बाकी लोगों की जान बच रही थी इसलिए हमने 14-15 लोगों को उठा के फेंक दिया। हार्म 1 जो आपने कोज किया है और हार्म 2 जो आपने प्रिवेंट किया, कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। परंतु जब आपने उन 14-15 लोगों को उठा के फेंका है तो उनमें से कोई भी क्रू मेंबर क्यों नहीं था? पहली चीज, आपने ऐसा भी नहीं है कि कोई ड्रॉ निकाला हो एक अनजस्टिफाइड तरीके से, जबकि आपके पास टाइम था इतना थिंक करने का, और आपने एक अनजस्टिफाइड तरीके से सिर्फ उन लोगों को उठा के फेंका है जो आपके उससे बिलोंग नहीं कर रहे थे, आपके मतलब जो ग्रुप है उससे बिलोंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर वजन घटाना था शिप का तो ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ क्रू मेंबर्स को भी उठा के फेंक दिया जाता, या फिर ऐसा कुछ होता कि आपने कोई ऐसा एक ऑप्शन चूज किया जिसमें रैंडमली किसी का भी नंबर आ सकता था। ये इंटेंशनल डेथ थी, इंटेंशनल किलिंग थी, और इस केस में भी उनको सेक्शन 19 का डिफेंस नहीं मिला, नेसेसिटी का डिफेंस नहीं मिला था। तो ये 2 केस लैंडमार्क माने जाते हैं, अथॉरिटी मानी जाती है, यूएस वर्सेस होम एंड क्वीन वर्सेस जूडली एंड स्टीफन। ठीक है, एक थर्ड सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, कुछ होते हैं इंपल्सिव एक्शंस। इंपल्सिव एक्शंस में क्या है कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो एक कोई पर्सन है हाई सीज पे जो डूब रहा है, उसको एकदम से कोई प्लैंक मिल जाता है, कोई ऐसा लकड़ी का लट्ठा वगैरह मिल जाता है जिसके सहारे वो तैरने लग जाता है। ठीक, उसको एक होप है कि तैरते तैरते मैं किसी आइलैंड पे पहुंच जाऊंगा या फिर समुद्र से बाहर निकल जाऊंगा अगर नियरेस्ट डिस्टेंस पे है। होता क्या है कि एक दूसरा आदमी भी कोई डूब रहा है, वो उसी प्लैंक पे सवार हो जाता है और वो प्लैंक उन दोनों का वेट नहीं उठा पाता और डूबना शुरू कर देता है। अब जो पर्सन फर्स्ट था, जो उस प्लैंक पे ऑलरेडी सवार था, वो छटपटाता है और पैर मार के उस दूसरे पर्सन को वहां से प्लैंक से हटा देता है और उसके सहारे फिर वो ट्रेवल कर जाता है कि कहीं पे मतलब अपनी लाइफ को बचा लेता है। अब उस पर चार्ज लगते हैं कि आपने किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज की है, तो क्या उसको नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा? इस केस में उसको नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा, क्योंकि वहां पे ना तो आप कोई ड्रॉ कॉज कर सकते हो, ठीक है, कि कौन मरेगा, वो ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है, उसने अपनी लाइफ बचा रखी है जैसे तैसे करके, और जिस सिचुएशन में वो है कि वो हाई सीज में है और वो डेथ के किनारे पे खड़ा है, वहां पे बहुत ज्यादा गुड फेथ तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते
ठीक, अगर बहुत सारे लोग होते तो हम सोच सकते थे कि किसको नीचे फेंकना था, 2 लोगों में से उसने चूज करके इसको क्यों फेंका। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं जिनमें नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन जहां पे आपके पास सोचने का टाइम था और आपने बिल्कुल ही बायस डिसीजन लिया है, वहां पे नेसेसिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये आपका सेक्शन 19 है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 20, जिसको डॉली इनकैपेक्स भी कहते हैं। एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है, चाहे वो कोई भी ऑफेंस हो। ऑफेंस का मतलब चैप्टर 3 के लिए हमने पढ़ा, चाहे वो बीएनएस में पनिशेबल है, चाहे वो किसी स्पेशल लॉ में पनिशेबल है, चाहे वो किसी लोकल लॉ में पनिशेबल है। कोई भी एक्ट अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा करता है तो उसको कंप्लीट इम्यूनिटी है, टोटल एग्जेम्पशन है उसको लायबिलिटी से बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20। क्योंकि लॉ ये मान के चलता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे में कोई मेच्योरिटी नहीं होती, ना उसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, ना वो ये जज कर सकता है कि मैं जो कंडक्ट कर रहा हूँ उसका क्या नेचर है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इस केस में कुछ भी और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कोई ऑफेंस किया है, उस पर चार्जेस लगते हैं, उसके अगेंस्ट ऑफेंस प्रूव होता है, तो डिफेंस की सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि वो ये प्रूव कर दे कि इस बच्चे की एज 7 साल से कम है। जैसे ही उसकी एज 7 साल से कम प्रूव होगी, टोटल एग्जेम्पशन है, कंप्लीट इम्यूनिटी है। ये सेक्शन 20 कहता है आपका। ठीक है, एक कोई छोटा बच्चा है, उसके फादर का कोई लोडेड पिस्टल अनलॉक्ड रखा है, उसने वो पिस्टल उठाया और आउट ऑफ ह्यूमर उसने अपनी मदर पे ऐसे तान दिया और उसके हाथ से गोली चल जाती है, उस मदर की डेथ हो जाती है, मर्डर का चार्ज लगता है बच्चे पे। हो सकता है कि फादर को नेग्लिजेंट बिहेवियर के लिए सजा मिले, लेकिन जिस पर्सन ने जो अक्यूज्ड है, एक्चुअली जो बच्चा है जिसकी 6 साल उम्र है, उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी, कंप्लीट एग्जाम्पशन मिलेगा। किसका? सेक्शन 20 का। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका सेक्शन 21, ये भी डॉली इनकैपेक्स ही एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं। तो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा जो 7 साल से तो ज्यादा एज का है और 12 साल से कम का है, स्लैब क्या है? 7 साल से ज्यादा एज का है, 12 साल से कम का है, और उसने कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसको कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी कि जैसे ही एज प्रूव की और जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर गया। ये तो सिर्फ 7 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए अलाउड है। उसके बाद अगर 7 से 12 साल का बच्चा है, क्योंकि बीएनएस में या फिर कहो आईपीसी में कंसेंट की उम्र जनरली रेप केसेस वगैरह को अगर छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 12 साल मान के चलते हैं। मान के क्या चलते हैं, आगे एक सेक्शन में हम पढ़ेंगे ऐसा जनरल एक्सेप्शंस में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई बच्चा जो 7 साल से ज्यादा एज का है और 12 साल से कम का है, उसने कोई ऑफेंस किया और उसकी ट्रायल होती है, गिल्ट उसका प्रूव हो जाता है, प्रोसिक्यूशन बता देता है कि हाँ इसने ऑफेंस किया है। जब एग्जेम्पशन की बात आती है, जब वो एक्सेप्शन क्लेम करता है डिफेंस, तो उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहली चीज तो ये दिखानी पड़ेगी कि जो बच्चा है उसकी इतनी मेच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं कि वो जज कर सके कि जो एक्ट वो कर रहा है उसका क्या नेचर है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, ये कैसे प्रूव होगा? ये जज पे डिपेंड करता है कि वो इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछ सकता है उससे, उसका मेंटल फ्रेम जान सकता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जानना क्या है? जानना ये है कि जिस टाइम पे उसने वो ऑफेंस किया है, तो क्या उसको पता था कि जो आप काम कर रहे हो वो एक इलीगल काम है, वो एक ऑफेंस है, या फिर उसके लिए आपको हल्का सा भी आइडिया था कि ये गलत तरीके का काम है, इसके लिए सजा भी हो सकती है? क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में वो अवेयर था? ठीक है, क्योंकि सबका दिमाग एक तरह से ग्रो नहीं करता। 7 साल तक के बच्चे का लॉ ने मान लिया कि सब ही मेच्योर है, उनको पता ही नहीं होता नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेगा। तो वहां पे तो ठीक है, एग्जॉस्टिवली उन्होंने 7 साल तक के लिए सबको माफ कर दिया। लेकिन उसके बाद हो सकता है 11 साल के बच्चे को सब कुछ नॉलेज हो, और हो सकता है 11.5 साल का बच्चा डम हो इन चीजों में। ठीक, तो वो डिपेंड करेगा। दूसरी बात, क्या हम ये देखेंगे कि वो जनरली मेच्योर है या नहीं, या फिर हम ये देखेंगे कि उस एक्ट के केस में जिससे ऑफेंस हुआ है, उस केस में उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी। तो वर्ड यूज हुआ है ऑन दैट ओकेजन। दैट का मतलब जब उसने ऑफेंस कॉज किया है, जब उसने वो एक्टस रियस कॉज किया है, उस ओकेजन पे उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। उस पर्टिकुलर केस में उसका ये दिमाग इतना चल पा रहा था कि नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज उसके एक्ट का क्या होगा। अगर उसको पता था कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं वो एक इलीगल एक्ट है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो वो लायबल रहेगा। ठीक है, और अगर उसको नहीं पता था तो उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाएगी सेक्शन 21 की वजह से। क्लियर है? अब यहाँ पे एक फ्लो की अगर बात करें तो एज सेक्शन 20 को जब हम पढ़ेंगे,
तो ये कहता है बिलो 7 years ऑफ एज। और जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 21 को तो वो कहता है अबव 7 years ऑफ एज। अब होता ऐसा है कि एक बच्चा एग्जैक्टली 7 साल का हुआ है और उस टाइम पे उसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसके लिए एज सच यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। या तो यहाँ पे उन्होंने 7 साल या उससे कम लिखना चाहिए था लेजिस्लेटर ने, या फिर यहाँ पे 7 साल या उससे ज्यादा लिखना चाहिए था। लेकिन ठीक है कि माइनर सा फ्लोज है, जरूरी नहीं है उस टाइम पे वो एग्जैक्ट 7 साल का हुआ हो। अगर थोड़ा सा भी छोटा है तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वो सेक्शन 21 में आ जाएगा, डिपेंड करेगा उसकी मेच्योरिटी पे। ठीक है, तो ये आपके जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 18, 19, 20, 21 सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अनसाउंड माइंड पर्सन वाला डिफेंस जो है या फिर इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।